नमस्कार। हम कंटिन्यू कर रहे थे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, जिसके अंदर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 16 राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व। इसके अंदर पॉइंट है ऐतिहासिक व्यक्तित्व, जिसके अंदर आज हम सिर्फ 10 पॉइंट पढ़ेंगे। पहला है मुहणोत नैणसी। राजस्थान के क्रमबद्ध इतिहास लेखन के प्रथम इतिहासकार मुहणोत नैणसी का जन्म 1610 ईस्वी में हुआ। 22 वर्ष की आयु से ही नैणसी जोधपुर महाराजा गज सिंह एवं बाद में महाराजा जसवंत सिंह 1638 से 1678 ईस्वी की सेवा में रहा। सैनिक, नायक, थानेदार, आमिल, हाकिम आदि पदों पर कार्य करता हुआ वह 1658 ईस्वी में जोधपुर राज्य का देश दीवान बनाया गया। देश दीवान के पद पर रहते हुए नैणसी ने चारणों, बड़वा भाटों आदि से विभिन्न राजवंशों एवं राज्यों का इतिहास संग्रहित किया। शासकीय दस्तावेज भी उसके अधिकार में थे। इन सब स्रोतों के आधार पर उसने ख्यात की रचना की, जिसकी तुलना अबुल फजल के अकबरनामा से की जाती है। नैणसी ने अपनी ख्यात में मध्यकालीन राजस्थान के सभी राज्यों के अतिरिक्त गुजरात, काठियावाड़, कच्छ, बघेलखंड, बुंदेलखंड आदि राज्यों के इतिहास तथा मुगल राजपूत संबंधों का विवरण दिया है। नैणसी ने मध्यकालीन राजस्थानी समाज और संस्कृति के साथ साथ मंदिरों, मठों, दुर्गों आदि के निर्माण, भेंट, पूजा, बलि इत्यादि के प्रकार, तीर्थयात्राओं तथा उनके महत्व का विवेचन, सगाई, विवाह आदि रस्मों का वर्णन, रीति रिवाज, त्योहार, पर्वों आदि का भी उल्लेख किया है। नैणसी की ख्यात में नगर, कस्बों एवं गांवों के इतिहास वर्णन के साथ साथ वहां की भौगोलिक स्थिति एवं स्थापत्य का भी वर्णन मिलता है। नैणसी की दूसरी रचना मारवाड़ रा परगना रिविगत है, जिसमें मारवाड़ राज्य के परगनों की राजस्व व्यवस्था एवं राज्य की आय के विभिन्न स्रोतों का उल्लेख है। नैणसी के ग्रंथों में राजस्थानी भाषा, साहित्य, व्याकरण, खगोल शास्त्र के साथ साथ राजस्थान के इतिहास का अपूर्व संग्रह है। मुंशी देवी प्रसाद ने मुहणोत नैणसी को राजपुताने का अबुल फजल कहा है। अबुल फजल ने अकबर की सेवा में रहते हुए अकबरनामा की रचना की। उसी प्रकार नैणसी ने भी जोधपुर महाराजा की सेवा में रहते हुए ख्याति लिखी। दोनों ही विद्वानों के ग्रंथों की रचना शैली में साम्य है। दोनों ने बड़वा भाटों के ग्रंथों के साथ साथ प्रशासकीय दस्तावेजों का भी प्रयोग किया। नैणसी की मारवाड़ रा परगना रिविगत अबुल फजल की आईने अकबरी के समान एक प्रशासनिक ग्रंथ है। अतः नैणसी को अबुल फजल की संज्ञा देना अतियुक्ति नहीं है। नैणसी कुशल शासक प्रबंधक भी था। उसने परगनों की राजस्व व्यवस्था में सुधार कर उनकी आय बढ़ाने के प्रयास किए। नैणसी महाराजा जसवंत सिंह का विश्वास पात्र था। इसी कारण राजकुमार पृथ्वी सिंह की शिक्षा दीक्षा का जिम्मा भी नैणसी को सौंपा गया। ऐसी जनश्रुति है कि नैणसी ने दीवान रहते हुए राज्य के उच्च पदों पर अपने रिश्तेदारों की नियुक्तियां कर दी थीं, जिन्होंने प्रजा पर अत्याचार किए, जिससे महाराजा जसवंत सिंह ने नाराज होकर नैणसी को कैद कर लिया और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। अतः नैणसी ने 3 अगस्त 1670 को जेल में आत्महत्या कर ली। अब सेकंड पॉइंट है आला उदल। आला उदल महोबा राज्य के सेनानायक थे। ये महोबा के चंदेल शासक परमादी के व्यवहार से नाराज होकर कन्नौज दरबार में चले गए। 1182 ईस्वी में जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने महोबा पर आक्रमण किया, तब मातृभूमि की रक्षार्थ आला उदल महोबा लौट आए। पृथ्वीराज चौहान की सेना के साथ इनका भीषण युद्ध हुआ, जिसमें आला उदल अपने सहयोगियों सहित वीरगति को प्राप्त हुए। इनके संबंध में अनेक लोक कथाएं प्रचलित हैं। थर्ड पॉइंट है कुंवर पृथ्वीराज। पृथ्वीराज बीकानेर के शासक राव कल्याणमल का छोटा पुत्र था। इसका जन्म 1549 ईस्वी में हुआ। 1570 ईस्वी में कल्याणमल ने अकबर के नागौर दरबार में मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। उस समय से ही यह मुगल दरबार में रहने लगा।
वह वीर विष्णु का परम भक्त और कवि था। संस्कृत और डिंगल साहित्य का उसको अच्छा ज्ञान था। बादशाह अकबर के दरबारियों में उसका बड़ा सम्मान था। नैन्सी की ख्यात के अनुसार अकबर ने उसे गागरोन का किला दिया था। माना जाता है कि गागरोन में ही उसने वैली कृष्ण रुक्मणी काव्य लिखा। 1581 ईस्वी में मिर्जा हकीम के विरुद्ध युद्ध एवं 1596 ईस्वी की अहमदनगर की लड़ाइयों में पृथ्वीराज भी शाही सेना के साथ था। स्वयं शाही सेवा में रहने पर भी महाराणा प्रताप पर उसकी असीम श्रद्धा थी। ऐसी जनश्रुति है कि एक दिन बादशाह ने पृथ्वीराज से कहा कि राणा प्रताप अब हमें बादशाह कहने लग गया है और हमारी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार है। इस पर उसे विश्वास नहीं हुआ और बादशाह की अनुमति लेकर उसने उसी समय 2 दोहे लिखकर महाराणा प्रताप के पास भेजे। महाराणा प्रताप से उनका उत्तर पाकर पृथ्वीराज बहुत प्रसन्न हुआ। डिंगल भाषा में रचित वैली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज की सर्वोत्कृष्ट रचना मानी जाती है। डिंगल में ही पृथ्वीराज ने दसम भागवत दोहा, गंगा लहरी, वसुदेरा राउत, दशरथ राउत आदि ग्रंथों की रचना की। कहते हैं कि वैली कृष्ण रुक्मणी को समाप्त कर जब वह उसे द्वारिका में श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करने जा रहा था, तभी मार्ग में द्वारिकानाथ ने स्वयं वैश्य के रूप में मिलकर उक्त पुस्तक को सुना था। कर्नल टॉड ने उसके विषय में लिखा है, पृथ्वीराज अपने समय का सर्वोच्च वीर व्यक्ति था और पश्चिमीय व ट्यूडर राजकुमारों की भांति अपनी ओजस्विनी कविता के द्वारा किसी भी कार्य का पक्ष उन्नत कर सकता था तथा स्वयं तलवार लेकर लड़ भी सकता था। पृथ्वीराज की मृत्यु 1600 ईस्वी में हुई। अब है कुंवर प्रताप सिंह। 24 मई 1893 को उदयपुर में जन्मे कुंवर प्रताप सिंह को देशभक्ति विरासत में मिली थी। इनके पिता केसरी सिंह एवं चाचा जोरावर सिंह प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। 1912 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के समय जोरावर सिंह के साथ प्रताप सिंह भी थे। वे बंदी बनाए गए, प्रमाण के अभाव में छोड़ दिए गए। बनारस षड्यंत्र अभियोग में वे गिरफ्तार कर लिए गए, जहां ये 21 फरवरी 1915 की सशस्त्र क्रांति के लिए शस्त्र जुटाने गए थे। इन्हें बरेली जेल में रखा गया। भारत सरकार के गुप्तचर निदेशक सर चार्ल्स क्यूलैंड ने प्रताप को अपने साथियों का पता बताने के बदले ऊंचा पद देने, जब्त जागीर लौटाने, पिता व चाचा को मुक्त करने आदि प्रस्ताव रखे। यहाँ तक कि उन्हें अपनी माँ के आंसू बहाने का वास्ता भी दिया। इस पर प्रताप का उत्तर था, मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को रुलाना नहीं चाहता। क्लीवलैंड ने उन्हें घोर यातना दी। अमानुषिक यातनाओं के कारण 27 मई 1918 को प्रताप की मृत्यु हो गई। हारकर क्लीवलैंड को यह कहना पड़ा, मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा। पॉइंट है डुंगजी जवाहर जी। डुंगजी व उनके भतीजे जवाहर जी बटोट पटोता सीकर के ठाकुर थे। अंग्रेजों को देश से निकालने की भावना उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। अतः उन्होंने अपना दल बनाया और अंग्रेज छावनियों को लूटना एवं उन्हें नुकसान पहुंचाना शुरू किया। अपने दल के लिए जब धन की आवश्यकता हुई तो उन्होंने रामगढ़ के सेठों से धन की मांग की, लेकिन सेठों ने अंग्रेजों के भय से उन्हें धन देने से इनकार कर दिया। अतः डुंगजी जवाहर जी व उनके साथियों ने रामगढ़ के सेठों के काफिलों को लूटकर काफी धन गरीबों में बांट दिया। सेठों ने अंग्रेजों से रक्षा की फरियाद की और इस पर अंग्रेजों ने डुंगजी के साले भैरव सिंह को लालच दिया। उसने डुंग सिंह को सोते हुए गिरफ्तार करवा दिया। अंग्रेजों ने उन्हें कैद कर आगरा के किले में भेज दिया, मगर 6 महीनों में ही जवाहर जी ने किले से डुंगजी को मुक्त 31 दिसंबर 1846 करवा दिया। आगरा से लौटकर इन्होंने रामगढ़ के सेठों को पकड़ा, जिनकी वजह से डुंगजी को गिरफ्तार किया गया था, मगर सेठों के माफी मांगने पर उन्हें छोड़ दिया। 1847 ईस्वी में डुंगजी जवाहर जी ने छापामार लड़ाइयों से अंग्रेजों को परेशान कर दिया। देसी राजाओं द्वारा अंग्रेजों को सहयोग दिए जाने से वे दुखी थे।
पर उनके हौसले बुलंद थे। 18 जून 1847 को इन्होंने नसीराबाद छावनी पर हमला किया और 52,000 रुपये एवं घोड़े लूट लिए। इस घटना से डूंगजी जवाहर जी की प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। अंग्रेज डूंगजी जवाहर जी के नाम से भयभीत होने लगे। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए हर संभव प्रयास किए। अंग्रेजों ने 3 ओर से घेराबंदी करके डूंगजी जवाहर जी को घेर लिया, पर दोनों वीर घेराबंदी तोड़कर शेखावटी से निकल पड़े। जवाहर सिंह बीकानेर महाराजा रतन सिंह के पास चले गए, जिन्होंने अंग्रेज के दबाव के बावजूद जवाहर जी को सौंपने से इनकार कर दिया। डूंगजी ने अपने कुछ चारों ओर से घिरा पाकर जोधपुर राज्य के आश्वासन पर कि उन्हें अंग्रेजों को नहीं सौंपा गया, आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन अंग्रेजी दबाव के कारण जोधपुर के शासक तख्त सिंह ने डूंगजी को अंग्रेजों को सौंप दिया। लेकिन जोधपुर के 52 रजवाड़ों द्वारा डूंगजी को जोधपुर को सौंपे जाने की मांग पर अंग्रेजों ने अगस्त 1848 में डूंगजी को पुनः जोधपुर को सौंप दिया। आज भी इन वीरों की गाथाएं गांव-गांव में सुनाई देती है। नेक्स्ट है निहाल चंद। किशनगढ़ चित्रकला शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय निहाल चंद्र को ही है। ये किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह 1706 से 1748 ईस्वी के दरबार में था। इसने सावंत सिंह एवं उसकी प्रेयसी बनी ठनी को राधा कृष्ण के रूप में चित्रित किया। बनी ठनी का चित्र भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। निहाल चंद्र के चित्रों में भावों की सूक्ष्मता, मनोवैज्ञानिक निरीक्षण, दृष्टि का पैनापन व मानव रूप की प्रकाष्ठा दृष्टिगत होती है। श्रीमद् भागवत रसिक प्रिया बिहारी सत्सई के चित्रित ग्रंथ पशु पक्षियों, वृक्षों, झीलों, कृष्ण लीलाओं के इसने सुंदर चित्र बनाए। सावंत सिंह के उत्तराधिकारी महाराजा सरदार सिंह 1748 से 1766 ईस्वी ने भी निहाल चंद को दरबार में उच्च स्थान दिया। 7th पॉइंट है दयालदास। बीकानेर रे राठौड़ा रोख्यात के रचनाकार दयालदास का जन्म 1798 ईस्वी में बीकानेर के कुड़िया नामक गांव में हुआ था। दयालदास ने बीकानेर महाराणा सूरत सिंह, रतन सिंह, सरदार सिंह एवं डूंगर सिंह के काल में सम्मानित दरबारी, विश्वसनीय परामर्शक, निपुण राजनीतिज्ञ, गुणी लेखक एवं कवि के रूप में प्रशंसा प्राप्त की। दयालदास को महाराजा रतन सिंह के साथ यात्राओं में रहने का अवसर मिला, जिससे उन्हें अन्य प्रदेशों की संस्कृति देखने परखने के साथ साथ तत्कालीन राजनीतिक वातावरण को समझने का अवसर भी प्राप्त हुआ। इतिहास में उसकी रुचि को देखते हुए महाराजा रतन सिंह और सूरत सिंह ने उसे अपने राज्य एवं वंश का विस्तृत और सही इतिहास लिखने का दायित्व सौंपा। दयालदास ने ख्यात के अतिरिक्त देश दर्पण, आख्यान, कल्पद्रुम और बीकानेर के पट्टा रे गावा विगत सहित यशोगान की दृष्टि से पद्य में सूजस बावनी तथा पंवार वंश दर्पण की भी रचना की। दयालदास का निधन 1891 ईस्वी में हुआ। दयालदास री ख्यात की हस्तलिखित प्रति में राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर महाराजा सरदार सिंह के राज्यारोहण 1851 ईस्वी तक का इतिहास लिखा गया है। मारवाड़ी गद्य में लिखी गई ख्यात भी गीत, कवित्त, निशानी, वचनिका, दोहा आदि का प्रयोग भी प्रचुर मात्रा में किया गया है। यह ख्यात बीकानेर राजवंश का विस्तृत विवरण जानने, मुगल मराठों के राठौड़ों से संबंध व्यक्त करने, फारसी के फरमान, निशान आदि के राजस्थानी में अनुवाद, बीकानेर की प्रशासनिक व्यवस्था को समझने, राज दरबार के षड्यंत्रों को सूचनाओं आदि के लिए महत्वपूर्ण है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने उसके इतिहास के बारे में लिखा है, वह मात्र बीकानेर राज्य के इतिहास का ही नहीं अपितु पड़ोसी राज्यों के इतिहास का भी ज्ञाता था। 7th पॉइंट है शीतल देव। शीतल देव जालोर के चौहानों का वंशज और 1307 ईस्वी में सिवाना दुर्ग का रक्षक था।
अलाउद्दीन ने 1308 ईस्वी में सिवाना जीतने के लिए एक सेना भेजी। मलिक कमालुद्दीन के नेतृत्व में खलजी सेना ने किले को चारों ओर से घेर लिया, मगर राजपूतों की वीरता और दुर्ग की मजबूती के कारण उन्हें सफलता नहीं मिली। शत्रुओं को भारी क्षति उठानी पड़ी तथा उनके सेनानायक नाहर खां तथा भोज को अपने प्राण गंवाने पड़े। लंबे संघर्ष के बाद भी जब तुर्की सेना को सफलता नहीं मिल सकी तो उन्होंने एक राजद्रोही भावले की सहायता से पानी के कुंड को अपवित्र करवा दिया। खाद्य सामग्री को खत्म हो चली थी, अतः राजपूत वीरांगनाओं ने सतीव्रत द्वारा अपने देह की आहुति दे डाली और राजपूत केसरिया बाना पहनकर शत्रुओं पर टूट पड़े। शीतल देव भी लड़ता हुआ मारा गया। सुल्तान ने इस विजय के बाद सिवाना दुर्ग कमालुद्दीन दुर्ग को सौंप दिया और उसका नाम खैराबाद रखा। फिर है 8th पॉइंट, दलपत विजय। दलपत विजय ने पिंगल भाषा में खुमान रासों की रचना की, जो 8 खंडों में विभक्त है। खुमान रासों में बप्पा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह तक मेवाड़ महाराणाओं की मुख्य उपलब्धियों एवं उनके जीवन का विस्तृत विवरण दिया है। दलपत विजय द्वारा रचित खुमान रासों में यह वर्णित है कि हल्दीघाटी के युद्ध में शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप के प्राणों की रक्षा कर कर्तव्य परायणता का परिचय दिया। उसने महाराणा अमर सिंह के समय हुए मेवाड़ मुगल संघर्षों का भी वर्णन किया। 9th पॉइंट है अमर सिंह राठौड़। जोधपुर के शासक गज सिंह के बड़े पुत्र अमर सिंह राठौड़ का जन्म 1613 ईस्वी में हुआ। उद्धड़ व हठी स्वभाव के कारण पिता गज सिंह उससे नाराज रहता था, अतः वह 1633 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां की सेवा में चला गया। शाहजहां ने उसे 2500 जात व 1500 सवार के मनसब के साथ ही राव का खिताब दिया। 1635 ईस्वी में अमर सिंह को नागौर, बहू व अलाय के परगने जागीर में मिले। 1640 से 1641 ईस्वी में पंजाब में विद्रोह का दमन करने पर मुगल सम्राट ने उसका मनसब बढ़ाकर 4000 जात और 3000 सवार कर दिया। जाखड़िया गांव को लेकर बीकानेर के शासक कर्ण सिंह और अमर सिंह के मध्य युद्ध हुआ, जो मतीरे की राड़ नाम से प्रसिद्ध है। कवि राजा बांकीदास ने इस लड़ाई को 1642 ईस्वी में होना बताया है। प्रारंभ में अमर सिंह विजयी हुआ, मगर दूसरे युद्ध में नागौर को बीकानेर से पराजित होना पड़ा। मुगल दरबार में अमर सिंह के सम्मान के कारण अन्य सरदार इसे नीचा दिखाने की ताक में रहते थे। 25 जुलाई 1644 को मीर बख्शी सलावत खां के गवार कह देने पर अमर सिंह ने शाही दरबार में उसकी हत्या कर दी, मगर उसी समय अर्जुन गौड़ व उसके साथियों ने धोखे से वार कर अमर सिंह को मार दिया। वीरवर अमर सिंह अपनी वीरता के कारण मारवाड़ में आज भी लोक नाट्यों के माध्यम से जीवित है। फिर लास्ट है 10वां पॉइंट है सूर्यमल मिशन। ईला ना देनी आपनी, हालरिए हुलराए, पूत सिखावे पालड़े, मरण बड़ाई माए। वीर रस के इस क्रांतिकारी दोहे के रचयिता सूर्यमल मिशन का जन्म 19 अक्टूबर 1815 ईस्वी को बूंदी के हिरना गांव में हुआ था। उसका पिता बूंदी के राव राजा राम सिंह का आश्रित विद्वान था। 10 वर्ष की अल्प आयु में ही उसने राम रंजाट नामक रचना लिखी। दादूपंती साधु स्वरूप दास पर इसकी विशेष श्रद्धा थी। उसने बूंदी नरेश राम सिंह की इच्छा पर वंश भास्कर लिखना शुरू किया, मगर उसे पूरा नहीं कर पाया। मुरारीदार ने उसे पूरा किया। सूर्यमल मिशन 1856 ईस्वी के पश्चात अंग्रेजों के विरुद्ध राजपूतों राज्यों के शासकों को एकता सूत्र में बांधने, जन जागृति और भ्रमण में व्यस्त हो गया। 30 जून 1868 को बूंदी में सूर्यमल मिशन का देहांत हो गया। फिर है सूर्यमल मिशन के ग्रंथों में वंश भास्कर का इतिहास ग्रंथ है, राम रंजाट लोक संस्कृति का दर्पण है और बलवद विशाल इतिहास और वीत सत्सई स्वाधीनता संग्राम कालीन युग की रचना है। इसके अलावा उसने अनेक टिंकल गीत और पत्र साहित्य भी लिखा। ऐसा
विश्वास किया जाता है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के राजे महाराजे ठाकुर कुंवर भंवर को उसने व्यक्तिगत पत्र लिखकर अंग्रेजी साम्राज्य को उखाड़ने का आह्वान किया। तो आज हमने 10 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। धन्यवाद।